मेन किरदार है उस्मान गाजी का, वो आपको मेनन वही दिखाया जा रहा है। सही है। और उसमें इंशाल्लाह हम आगे चल के मजीद भी किसी व्लॉग में मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी फतूहात उन्होंने की अपनी 68 ईयर्स साला अपनी 68 साल ज़िंदगी में, और वो इंशाल्लाह उसी तरतीब से वो चल रहे हैं। जिस मकाम पर तुम हो तुम्हें डरना भी चाहिए। सही है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मेरा तो कलेजा फट जाता। आम लोगों को जो चीज़ें मिलती हैं वो तुम्हें नहीं मिलनी। तुम जिसके लिए तुम कुछ करोगे, जिसको कोई चीज़ अता करोगे, उसके लिए तुम अच्छे हो। अगर तुमने किसी को कोई चीज़ ना अता की अपनी किसी मसलियत की बिना पर, तुम उसके नज़र में बुरे बन जाओगे। शाह जी, रिसेंटली कुल्लूस उस्मान के एक एपिसोड में एक सीन दिखाया गया है कि जिसमें बेहतरीन हुक्मरान की कुछ खसूसियात बयान की गई हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? कुल्लूस उस्मान के हवाले से मैं अक्सर ये बात कहता होता हूँ लोगों को कि ये इसको देखा करें, इसमें बहुत जो है ना वो आपको सबक आमेज़ चीज़ें जो है वो मिलती हैं देखने के लिए। उसमें रूहानियत भी दिखाई जाती है, बुजुर्गों का फैज़ भी दिखाया जाता है, बहादुरी करना, सेल्फ हुड को कैसे, अपनी खुदी को कैसे प्रोटेक्ट करना, ये भी सिखाया जाता है, और जो है वो इंसाफ के साथ चलना कैसा सिखाया जाता है। अब लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि जी वो खुदा न खास्ता को सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, फिर इर्द गिर्द के किरदारों को ज़्यादा फोकस करते हैं बजाय मरकज़ी किरदार के। तो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि बाकी किरदार जितने भी मोहतरम शख्सियात उस नेक कौज़ में शामिल थी वो सब अपनी अपनी जगह पर मोतबर हैं, लेकिन जो मेन किरदार है उस्मान गाजी का, वो आपको मेनन वही दिखाया जा रहा है। सही है। और उसमें इंशाल्लाह हम आगे चल के मजीद भी किसी व्लॉग में मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी फतूहात उन्होंने की अपनी 68 ईयर्स साला अपनी 68 साल ज़िंदगी में, और वो इंशाल्लाह उसी तरतीब से वो चल रहे हैं। अब ये कोपरी हिसार किले को जो फतह करना, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आया था रियलिटी में भी, और वो ट्विस्ट आप दिखाकर फिर उसको फतह होने का बड़ा ज़बरदस्त मनाजर दिखाए जाएंगे। सही है। ये होगी आने वाले इसकी किस्तों की बात। जो आप जिस सीन की बात कर रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त है कि मरमरा जब किला जब फतह हो जाता है, हाँ जी, और वो रातों रात उस्मान गाजी ने अपने चंद सिपाहियों के साथ उधर सैकड़ों के लश्कर को शिकस्त देकर उनसे वो किला जो है वो ले लिया। अब हुआ ये कि वो आहिस्ता आहिस्ता उनको ताकत मिल रही है, साथ तिजारत बढ़ रही है और पैसा भी आ रहा है सल्तनत के पास, सल्तनत का पैसा भी आ रहा है और ताकत भी बढ़ रही है। तो बतकाज़ा बशरियत इंसान के दिल में ख्याल ये आ जाता है कि मुझे अब ताकत मिले, उसके अंदर ज़रा मैं आ जाती है। बिल्कुल ऐसे वो जो खुदी जो है ना मैं में कन्वर्ट होते हुए पता नहीं चलता। बिल्कुल ऐसे ही। अब देखने वाला मंजर ये है कि इतनी इज्जत मिल रही है, इतनी ताकत मिल रही है, और वो मंजर उन्होंने कहाँ से शुरू किया कि उन्होंने अपने हथियार उठाकर साइड पर रखे हुए और वो तख्त के पीछे बैठे हुए। सही है। अच्छा, वो तख्त के पीछे बैठे और उठकर उन्होंने तख्त से कुछ सवाल करते हैं, क्या तख्त मुझे बता तूने कितने खानदान उजाड़े, कितनी नस्लें जो है वो तू निगल गया, तुझ पर कितने लोगों का जो है वो खून तेरे सर आ गया, तो ए तख्त मुझे तू ये बात बता। तख्त से सवाल करते हैं और वो सीन कमाल कर दी। जो एक्टर है बुराक, उसने भी उसको अदाई में कमाल कर दी। और ये पिछले दिनों में बाज़गश ये सुनने में आ रही थी कि उनकी जितनी एक्टिंग है पूरे करियर, बहुत बड़ा मैसेज, पूरा करियर, अर्तुगरुल के 5 सीज़न 4 इसके हो गए, चौथा चल रहा है अब तक। ये जितना भी ये सारा कुछ हुआ है वो सब एक तरफ, और ये 8 या 9 मिनट का सीन एक तरफ, एक बड़ा पॉजिटिव। उसमें वो तख्त से सवाल करते हैं, बता, कोनुश का वर्ड यूज किया ना उसमें, जो टर्किश वर्ड, हुक्मरानों के लिए सबके लिए एक मैसेज है। अच्छा, फिर यही जब होता है तो उनके जो शेख हैं वो शेख अदब अली रहमतुल्लाह ताला अलैह वो तशरीफ़ ले आते हैं। अब वो उस्मान गाजी का मुँह उस तरफ था तो पीछे से कहते हैं कि क्या हुआ उस्मान साहब, आपकी तख्त ने कमर झुका दी। तो वो उनको देख कर, अब जैसे बड़ा आता है, देखें इस लेवल के बंदे को भी हमेशा आपको अपनों का सहारा जो है ना वो दरकार होता है, और वो बेसाख्ता उनकी तरफ देख कर अपने आंसू साफ करते हुए उनसे जाकर गले लग कर रो पड़े और फरमाया कि मैं डर गया था, मुझे डर लगने लग गया था कि ये मेरे नफ्स पर जो है वो काबिज ना हो जाए, और इससे पहले कि ये तख्त मेरा मज़ार बने मैं इसको मिट्टी में मिला दूंगा। तो फिर उनको शेख अदब अली ने, आपके सवाल की तरफ आते हुए, शेख अदब अली ने समझाया कि जिस मकाम पर तुम हो तुम्हें डरना भी चाहिए। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मेरा तो कलेजा फट जाता, मैं तो तबाह हो जाता, मुझ पर इतनी जिम्मेदारी। फिर उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें उनको बताई, मैं कुछ अर्ज कर देता हूँ अपने लिमिटेड से टाइम में। उन्होंने कहा कि तुम्हारी ज़िंदगी एक आम बंदे की ज़िंदगी नहीं है। ऐसे ही है। आम लोगों को जो चीज़ें मिलती हैं वो तुम्हें नहीं मिलनी। तुम जिसके लिए तुम कुछ करोगे, जिसको कोई चीज़ अता करोगे, उसके लिए तुम अच्छे हो। अगर तुमने किसी को कोई चीज़ ना अता की अपनी किसी मसलियत की बिना पर, तुम उसके नज़र में बुरे बन जाओगे। एक ही तकिए पर रखने वाली तुम्हारी बेगम भी एक दिन तुम्हारी दुश्मन बन सकती है। एक ही तकिए पर तुम्हारे साथ सर रखने वाली बेगम भी एक दिन तुम्हारी दुश्मन बन सकती है। फिर वो उस्मान गाजी पूछते हैं कि ये सब कुछ तो मुझे पता है कि ये होगा, इसका इलाज अब क्या है? इतना कुछ होगा, मतलब मैं कुछ भी कर लूँ, लोग जिसके लिए मैं अच्छा हूँ उसके लिए अच्छा हूँ, ज्यादा के लिए मैं बुरा हूँ, जिसके मर्जी के मुताबिक नहीं होगा। दुश्मन मेरे मंगोल भी हैं, काफिर बाज़ंतीनी भी हैं, दीगर लोग भी हैं, अपने लोगों में गद्दार बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि मुसलमानों में ये चीज़ तो फिर आम रही है ना शुरू से। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि इसका इलाज क्या है? इसका इलाज उन्होंने फिर जो बहुत बेहतरीन बात है, एक बेहतरीन हुक्मरान की निशानी बताई। वो फरमाते हैं शेख अदब अली कि तुम्हारे लिए सिर्फ फजर की नमाज काफ़ी नहीं है, तुम्हारे लिए सिर्फ फजर की नमाज काफ़ी नहीं है, क़यामुल लैल करो, क्या बात, रातों को उठ कर तहज्जुद पढ़ो,
जो वक्त बचता है उसमें कुरान पाक की तिलावत करो, नफली रोजे रखो ताकि तुम्हारा नफ्स तुम पर हावी ना हो जाए। क्या बात। लोग अगर एक सिक्का सदके में देते हैं तो आप 1000 दोगे। क्या बात। अपने नफ्स को कभी जो है वो अपना हुक्मरान बनने नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि नफ्स और शैतान, जो सरदार होता है, जो हुक्मरान होता है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन नफ्स और शैतान होता है। ऐसे ही है। अब ये बेहतरीन क्वालिटीज़ जब उन्होंने बयान की तो बयान करने के बाद मुझे आप बताएं कि वो सल्तनत का उस्मान गाजी नहीं होगा तो और कौन होगा? ऐसे ही। उस्मान गाजी बनना कोई आसान बात नहीं। उन्होंने क्या कुर्बानियां दी हैं, क्या कुर्बानियां दी के साथ, लोगों के साथ। आप ये देखें, सबसे बड़ी बात ये यहाँ पर हम देखते हैं अपने माशरे में कि अगर एक बंदा जो है वो सिर्फ एक सिपाही भर्ती हो जाता है, महकमा इसमें क्या कहते हैं जनाब, वो इसमें रीडर कहीं लग जाता है, अच्छा उसका गुरूर नहीं मान, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। लेकिन वो देख रहे हैं इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत थी ऐसे ही, ठीक है। उससे पहले सल्जूक थी, सल्जूक गिरी, वो जिस वजह से गिरी इंशाल्लाह आगे आने वाले किसी व्लॉग में हम उसके कॉजेज भी डिस्कस करेंगे कि ये क्यों, फिर इनको क्यों सवाल आया। वो सल्तनत गिरी, सल्तनत गिरकर सल्तनत उस्मानिया कायम हुई। अब ये देखें ना, इसके पीछे जो है वो दुआए मुस्तफ़ा है। हुजूर ने फरमाया था कि तुम जरूर जरूर कुस्तुनतिनिया फतह करोगे, और वो हुक्मरान भी क्या अजीम होगा और वो फौज भी क्या अजीम होगी। उस्मान गाजी की 7वीं नस्ल में से है ना सुल्तान मोहम्मद फातेह, उन्होंने वो कुस्तुनतिनिया फतह करना है, लेकिन उसकी दागबेल अभी से डल चुकी है। ये 2 चक्कर लगाए और बिल्कुल ठीक दिखा रहे हैं, ये 2 चक्कर कुस्तुनतिनिया के लग गए, तश्कीलात वहां पर लगा दी गई। तश्कीलात कहते हैं स्पाई एजेंसीज, स्पाई एजेंसीज तश्कीलात वहां पर लग गई। तो मैं अपने लोगों से इस व्लॉग की वसात से जरूर अर्ज करूंगा कि इस चीज को लाजमी देखें, इसको जस्ट डोंट टेक दिस थिंग एज एन एंटरटेनमेंट के तौर पर मत लें। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि अगर आप दिल से देखेंगे और दिल से सुनेंगे ना तो यकीनन आपकी आंखें जो है वो वजू करेंगी। तो ये एक बेहतरीन हुक्मरान की क्वालिटीज़ थी जो उन्होंने बयान की। अल्लाह तबारक व तआला करे कि हमें भी कोई जो है ना ऐसा हुक्मरान मिल जाए, हमें भी सैयदना उमर फारूक जैसा हुक्मरान अता हो, हमें भी मौला अली जैसा हुक्मरान अता हो, हमें भी उस्मान गाजी जैसा कोई मिल जाए, हमें भी ओरहान गाजी जैसा कोई मिल जाए। अभी जो आपके पास ऑप्शंस हैं वो तो इस कैलिबर के नहीं है, फिर हालात भी आपके सामने। तो ये आपके क्वेश्चन का जवाब।